टॉपिक है वो है आपका ट्रेनिंग एंड इट्स मेथड। तो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो ट्रेनिंग पे बनाएंगे। जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो वैसे तो मेनली फ्रूट क्रॉप्स में फिर ऑर्चर्ड में यूज़ होता है, बट कुछ अदर क्रॉप्स भी होते हैं, ये सब यूज़ होता है, कुछ ऑर्नामेंटल वेजिटेबल और भी क्रॉप्स हैं। सो बेसिकली हम देखेंगे आज कि ट्रेनिंग है क्या। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें पहला है कि व्हाट इज ट्रेनिंग, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग के, हम क्यों करते हैं, प्रिंसिपल क्या है ट्रेनिंग की, जब आप ट्रेनिंग करेंगे प्लांट की तो उसको किस हिसाब से करते हैं, एंड लास्ट है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की, क्या क्या मेथड्स हैं ट्रेनिंग की। देन व्हाट इज ट्रेनिंग? सो ट्रेनिंग रेफर टू द जुडिशियस रिमूवल ऑफ पार्ट टू डेवलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट कैपेबल ऑफ बियरिंग हैवी क्रॉप लोड। तो क्या है कि आपके प्लांट के पार्ट्स को, जो उसके जुडिशियस पार्ट्स होते हैं उनको क्या है, मतलब सारी प्लांट पार्ट्स होते हैं उनका रिमूवल करते हैं आप उनको रिमूव कर देते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कह रहे हैं। और आप रिमूव क्यों कर रहे हैं? उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए, सो दैट कि वो आपके हैवी क्रॉप लोड को सह सके। कई बार क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है, सपोज ये पहले वाला ट्री है, ये आपकी पहले की कंडीशन है विदाउट ट्रेनिंग, तो मान लीजिए इस वाली ब्रांच में बहुत ही ज्यादा क्रॉप लोड हो गया है। तो कई बार क्या होता है, क्रॉप लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्रांच उसको सहन भी नहीं कर पाती है और क्या है, टूट सकती है। ये भी कंडीशन है। ये भी हो सकता है कि आपकी इस पे क्रॉप तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, मेरे फ्रूट का साइज ही बड़ा ना हो, वो अच्छे से राइप ही ना हो, उसका जूस कंटेंट ही अच्छा ना, मतलब जो भी आपको क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो हो सकता है उसकी क्वालिटी इफेक्ट हो। और कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे आप पहले इस वाली कंडीशन में देख सकते हैं, ये इस पर ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इस पर देखिए इस प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस निकल चुकी हैं, ये क्रिस क्रॉस ब्रांचेस हैं, ये पता ही नहीं चल रहा ना कौन सी ब्रांच कहाँ से क्या निकल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर आप प्लांट को ट्रेन नहीं करते हैं तो जब सनलाइट आएगी तो हो सकता है किसी ब्रांच पे सनलाइट पड़ेगी ना, तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। प्लस हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट है, अब ऐसा हो सकता है कि नीचे वाली ब्रांचेस से फ्रूट ना लगा हो, ऊपर वालों पे फ्रूट लग रहा हो, तो हो सकता है कि जो नीचे की जो आपकी ब्रांचेस है, फ्रूट लगता ही नहीं है, तो वो तो क्या है आपकी वेस्टेज एक तरफ से, वो न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगी, वाटर अपटेक करेंगी, तो वो क्या है आपके लिए, वो तो प्रोडक्टिव नहीं है ना। तो उस हिसाब से हमको इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉमर्शियल बेस पे, ताकि हमारे प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी बने। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेनिंग कैसे है। पहले वाली की कंडीशन है जिसपे आपका ये बहुत सारी ब्रांचेस हो रखी हैं, कोई अच्छे से ट्रेन नहीं किया है प्लांट को। और दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हैं इसकी सारी ब्रांचेस हटा करके जो जो अनवांटेड ब्रांचेस थी उन सबको रिमूव कर दिया है, और उसके बाद जो कंडीशन, तो इसके लिए कहते हैं ट्रेंड प्लांट, जिसके हमने ट्रेनिंग कर दी है, सो दैट उसका अच्छा स्ट्रक्चर हो, उस पर लाइट का अच्छा परसेप्शन पड़े, न्यूट्रिएंट और जो वाटर के जो अपटेक है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो, और जो भी क्रॉप आपकी लगे वो एक अच्छी क्वालिटी की लगे। ओके, देन नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स। आप ट्रेनिंग क्यों करते हैं या फिर क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो टू डेवलप स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ ट्री, जो मैंने पहले भी कहा है, कोई सा भी प्लांट है उसका अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाने के लिए आपका क्या है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट शेप ऑफ ट्री, तो उसकी शेप को आप रेगुलेट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको शेप दे रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। क्यों? सो दैट कल्चर ऑपरेशंस लाइक हार्वेस्टिंग आपका, या फिर आपका जो आप स्प्रे करते हैं अलग अलग पेस्टिसाइड, या फिर आपके फंजीसाइड डिजीजेस के लिए, या फिर जो भी आपका न्यूट्रिएंट, कई बार आप फोलियर स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स का भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, या फिर अदर भी जो चीजें हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोकेमिकल, जो भी आपको चीजें हैं उन सब का जब आप स्प्रे कर रहे हैं उसके लिए, देन इसमें हो गया आपके कल्चर ऑपरेशंस को अच्छे से करने के लिए, सो दैट उसकी शेप को मेंटेन करना है। देन है आपका टू हैव अ बेटर क्रॉस एंगल बिटवीन स्कैफोल्ड ब्रांचेस ऑफ ट्री। अब इसमें आपके दो टर्म्स है, पहले आपका क्रॉस एंगल, वो क्या हुआ, दूसरा है आपका स्कैफोल्ड ब्रांचेस। तो इस पहले वाले उसमें आप देख सकते हैं ये आपका जो प्लांट है ये आपका मेन स्टेम है, ठीक है। देन ये मेन स्टेम से जो आपकी अदर जो निकल रही हैं ब्रांचेस, तो मेन स्टेम और लेटरल ब्रांच के बीच का जो एंगल है उसके लिए कहते हैं क्रॉस एंगल। ओके, देन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें भी है, इसमें आपका दोनों के दोनों लेटरल ब्रांचेस हैं, क्योंकि इसमें मेन ब्रांच यहाँ पर ही है, खत्म हो रही है, तो इसके बीच में जो है इसके लिए हम कहते हैं क्रॉस एंगल। अब ये क्या है, आपका एक नैरो एंगल है, सो ये वीक है, एंड इसमें क्या है आपका एंगल नैरो नहीं है, थोड़ा वाइड है, तो ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग क्रॉच है, सो दैट जब आपके प्लांट पे लोड भी पड़ेगा तो ये आपका सर्वाइव कर जाएगा। बट इस वाली कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं करेगा, मे बी बीच से ब्रेक हो जाए,
ऐसा हो सकता है। सो आपको क्रॉच एंगल क्या है, आपको वाइड रखना होता है। सो टू हैव अ बेटर क्रॉच एंगल बिटवीन स्कैफोल्ड ब्रांच। और स्कैफोल्ड ब्रांच क्या है, ये जो आपकी मेन ब्रांच के अलावा जो उससे लगी हुई जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें कहते हैं स्कैफोल्ड ब्रांचेस। ओके, सो देन नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट इंटरसेप्शन ऑफ सन रे टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ट्री। जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं, उस प्लांट को ऐसी शेप देने के लिए सो दैट कि उसमें जो सनलाइट है वो उसका परसेप्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, देन है द रिमूवल ऑफ वाटर स्प्राउट। अब आपके पास एक और टर्म है वाटर स्प्राउट्स। वाटर स्प्राउट्स क्या होते हैं, तो कई बार क्या होता है, प्लांट्स में हमने देखा होगा कई बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके नीचे वाले पोर्शन में जिनका ट्रंक होता है उस पे जो है आपके छोटे छोटे लेटरल ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपकी मेन ट्रंक है उसकी, और यहाँ पे आपकी क्या है, छोटी छोटी ये ब्रांचेस निकल रही हैं। इनके लिए हम कहते हैं वाटर स्प्राउट्स। वाटर स्प्राउट्स का कैरेक्टर क्या है कि पहले तो ये इनका जो एंगल होता है मोस्टली क्रॉच एंगल वो कम होता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी आपकी लेटरल ब्रांच है, कौन से आपके वाटर स्प्राउट्स हैं। दूसरा क्या है कि वाटर स्प्राउट्स आपके अनप्रोडक्टिव होते हैं, उनमें आपका प्रोडक्शन नहीं होता है। सो दैट ये क्या करते हैं, क्योंकि अभी ट्रंक में होते हैं तो सबसे पहले सबसे लोअर पोर्शन पे प्लांट के होते हैं। सो ये क्या करेंगे, न्यूट्रेंट और वाटर सबसे पहले यही अपटेक करेंगे। और क्योंकि ये आपके अनप्रोडक्टिव पार्ट है, सो इनका न्यूट्रेंट और वाटर अपटेक करना क्या है, एक तरफ से न्यूट्रेंट और वाटर का वेस्टेज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग में वाटर स्प्राउट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देन है टू डेवलप अ बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ट्रेनिंग क्या है, आपके प्लांट की इस टाइप से शेप देनी है या फिर इस तरीके से उसको, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम भी अलग अलग होता है एज पर क्रॉप। तो क्या है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है जिसमें उसका फोलेज ग्रोथ हो रहा है, उसकी लीव्स ब्रांचेस ट्विग्स वो सब निकल रहे हैं, और जो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मीन्स जब उस पर फ्लावर आएगा, फ्लावरिंग होगी, उसके बाद जब उसमें फ्रूट सेट होगा, फिर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, वो जो चीज है उन दोनों ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाना होता है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लांट की ट्रेनिंग करते हैं। देन ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग के। देन आपके प्रिंसिपल क्या है, पहला है ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी यंग एज ऑफ प्लांट। तो ट्रेनिंग क्या है आपकी, जब प्लांट आपका यंग होता है 1 ईयर ओल्ड 2 ईयर ओल्ड तभी से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप किसी ओल्ड प्लांट में ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट ने अच्छी शेप अपनी ले ली है, अपना फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर लिया है, उसके बाद उसमें ट्रेनिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो जब प्लांट छोटा होता है तब से ही उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देन द प्लांट हैविंग प्रोमिनेंट एपिकल डोमिनेंस, द टर्मिनल बर्ड शुड बी रिमूव टू फैसिलिटेट इमरजेंस ऑफ साइड शूट। तो इस वाली प्रिंसिपल से आप देखिए, एपिकल डोमिनेंस क्या है, ये आप इस पिक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं। ये आपका एक प्लांट है, ये इसका टर्मिनल बर्ड है, जो उसकी सबसे ऊपर वाली जो पोर्शन होता है वो वाली बर्ड है। उसके लिए आप कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे आपका एपिकल मेरिस्टम होता है, जो आपकी शूट पे भी होता है और रूट पे भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, सेल इनलार्ज भी होती है, सेल डिवाइड भी होती है, और इसी से क्या आपके प्लांट की लेंथ भी क्या है, बढ़ती जाती है, हाइट प्लांट की बढ़ती जाती है। तो क्या कह रहा है कि जिस प्लांट में आपका एपिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, मीन्स प्लांट की हाइट उसकी बढ़ती रहेगी और आपकी लेटरल ग्रोथ उसमें नहीं है, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो टर्मिनल बर्ड है इसको रिमूव कर देते हैं। इसे रिमूव करने के बाद क्या होता है, क्योंकि इस पोर्शन पे आपका ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रहा है और इससे क्या है, प्लांट को नई सेल्स बन रही है, तो आपको ये वाली साइड पे जब आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा, सो दैट उसकी लेंथ भी नहीं बढ़ेगी। तो वो आपका जो ऑक्सीजन है वो कौन सी बर्ड में मीन्स कहाँ से आपका ग्रोथ दिखने लगेगी, जो आपकी लेटरल वाली बर्ड्स होती हैं। तो वो कह रहा है कि जिस प्लांट की आपका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती है और आपको उसकी हाइट नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्लांट बुशी हो, तो आप क्या करेंगे, इसका एपिकल जो पोर्शन है, टर्मिनल जो बर्ड है, इसे हटा देंगे। और इससे क्या होगा, आपकी जो लेटरल बर्ड्स है, ये आप देख सकते हैं लेटरल बर्ड है, यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं लेटरल, देन अगेन ये क्रॉस बना है, इट मींस फिर जो लेटरल में भी जो आपके टिप वाला पोर्शन है उसे हटाने के बाद अगेन उससे फिर से लेटरल बन जाएंगी। तो प्लांट क्या है, यहाँ से आपका स्ट्रेट होने से आपका बुशी होना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको टर्मिनल पोर्शन को रिमूव करना पड़ता है। देन द शूट हैविंग नैरोवर क्रॉच एंगल आर डिस्कार्डेड। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो क्रॉच एंगल होता है वो अगर नैरो होता है तो उसको क्या है, रिमूव कर देना चाहिए, उस वाले शूट को। वाटर स्प्राउट्स भी रिमूव हो जाते हैं। एंड ड्रूपिंग ब्रांचेस नीड टू बी रिमूव्ड। जो ब्रांचेस आपके नीचे के लिए होती हैं, डायरेक्शन मींस नीचे के लिए जियोट्रॉपिक टाइप होती हैं, उन्हें भी आपको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रॉप लोड पड़ने पे वो अक्सर क्या होता है, टूट जाती है, क्योंकि उनका क्रॉच एंगल कुछ ज्यादा ही होता है, तो उसकी वजह से उसको अच्छा से स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, तो उसे भी आपको रिमूव कर देना चाहिए। देन है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो बेसिकली
ट्रेनिंग के 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें पहला आता है आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम। द मेन स्टेम अलाउ टू ग्रो अनइंटरप्टेड। तो इस सिस्टम का क्या है, इसमें आप जो मेन स्टेम है, इस पिक्चर में देखिए, जो आपकी मेन स्टेम है, इसको आप क्या करते हैं, ग्रो करने देते हैं। इसको आप कट नहीं करते हैं, ना ही उसमें हेडिंग बैक, आप उसमें कोई सा भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो जैसा है उसको वैसे ही ग्रो होने देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्लांट की लेंथ होती है वो काफी अच्छी हो जाती है और लेटरल ब्रांचेस उसमें कम ही निकलती हैं। एंड आप उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रांच अलाउड टू ग्रो एट 45 to 50 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो उसके बाद जो ये तो आपकी मेन ब्रांच है, उसका जबकि जो लेटरल ब्रांचेस हैं, सबसे पहले जो सबसे नीचे लोअर ब्रांच होगी वो कहाँ पे होगी, आपके 45 to 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जब ग्राउंड लेवल है यहाँ से 45 से 50 सेंटीमीटर ऊपर ही आप रखेंगे, उससे नीचे आप कोई और ब्रांच को नहीं रखेंगे, उन सभी को आप रिमूव कर देंगे। Then other branches are allowed to grow at a distance of 15 to 20 सेंटीमीटर। तो उसके बाद जो आपकी लोअर से उसका जब नेक्स्ट ब्रांचेस होंगी वो आपके कितने डिस्टेंस पर होनी चाहिए, 15 to 20 सेंटीमीटर। और ब्रांचेस को आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके ट्रंक के चारों तरफ। देन कुछ इस कैरेक्टर में, द बियरिंग इज कन्फाइंड एट द टॉप पोर्शन। तो इस वाले सिस्टम में अक्सर क्या होता है, जो लाइट का परसेप्शन होता है या फिर जो इंटरेक्ट ब्रांचेस जो कर रही है लाइट के साथ, तो लाइट आपके सबसे पहले इस टॉप पोर्शन पे ही क्या अच्छे से पड़ती है और नीचे वाले जो लोअर ब्रांचेस होते हैं उनमें आपकी लाइट अच्छे से नहीं पड़ पाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप पोर्शन होता है वो आपका प्रोडक्टिव हो जाता है और नीचे वाला पोर्शन में प्रोडक्शन नहीं होता है। देन है कि रोबस्ट शेप ऑफ ट्री पजेस अ प्रॉब्लम इन हार्वेस्टिंग। और क्योंकि ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो इसकी शेप है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होती है, किस चीज के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए और आपके अदर जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन है उनके लिए। देन प्रोन टू विंड डैमेज, क्योंकि इसकी हाइट काफी ज्यादा है और टॉप पोर्शन इसका वीक है, क्योंकि नीचे वाले ब्रांचेस तो पड़ी है ना, तो इसको स्ट्रेंथ कौन से पोर्शन में मिल रही है, नीचे। ऊपर वाला पोर्शन इसका फिर भी वीक होगा। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब आपकी जिस एरिया में आपकी विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे आपका विंड डैमेज हो सकता है और ये प्लांट ऊपर से टूट भी सकता है। सो इट्स प्रोन टू विंड डैमेज। तो इट शुड नॉट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड एंड हॉट एरिड प्लेसेस। तो आपके हाई एल्टीट्यूड पे है जगह और आपकी जो हॉट एरिड प्लेसेस है वहां पे विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसी जगह पे ये वाला सिस्टम आपका एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट है ओपन सेंटर सिस्टम। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। So when plant attain a height of 40 to 50 सेंटीमीटर it is beheaded। तो beheaded का मतलब क्या है, जो उसका टॉप पोर्शन है एपिकल वाला उसको आप रिमूव कर देते हैं, उसके नाम कहते हैं beheaded या फिर heading back। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आपकी 40 to 50 सेंटीमीटर प्लांट की जो हाइट होगी वहां पे आप इसे क्या करेंगे, beheaded कर देंगे। मतलब यहाँ से ये आपके अराउंड 50 सेंटीमीटर हाइट होगी, यहाँ पे इसके लिए एपिकल वाला पोर्शन रिमूव कर दिया है। द ट्री अटेन लेस हाइट, इसकी वजह से क्या होता है, लेटरल बर्ड्स निकलती हैं और जबकि मेन जो ब्रांच होती है, फिर मेन जो स्टेम है वो तो हमने रिमूव कर दी, तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो ऐसे प्लांट्स में जिनमें ये सिस्टम आप अप्लाई करते हैं उनकी हाइट कम होती है। देन देयर इज बेटर इंटरसेप्शन ऑफ लाइट, दस ऑल ब्रांचेस आर प्रोडक्टिव। और इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि इसमें मेन ब्रांच तो है नहीं, तो सारी लेटरल ब्रांचेस हैं, तो इसमें लाइट का परसेप्शन अच्छे से हो पाता है हर एक ब्रांच पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इसकी सारी ब्रांचेस प्रोडक्टिव होती हैं, जबकि आपके जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है उसमें आपके सबसे टॉप वाला पोर्शन प्रोडक्टिव होता है। देन कल्चरल ऑपरेशन कैन कैरिड आउट इजीली। तो पहले वाले कंपैरिजन में इसमें क्या है, आपका कल्चरल ऑपरेशन इजीली हो सकता है क्योंकि प्लांट की हाइट भी क्या है, छोटी होती है। देन प्लांट टेक अ बाउल शेप which provides a good base for settling of frost। क्योंकि इसमें क्या है, आपने मेन स्टेम हटा दी है, तो ये देख सकते हैं आप इसमें एक इस प्रकार से बाउल जैसी शेप बन जाती है, फिर वास जैसी शेप बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर सिर्फ फ्रॉस्ट की कंडीशन आ गई तो ब्रांचेस आपकी ये वाली डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आपका फ्रॉस्ट नहीं होगा। सो दस नॉट सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड। जो आपके हाई एल्टीट्यूड है उनके लिए ये वाला सिस्टम भी आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये लोअर एल्टीट्यूड के लिए अच्छा है। देन आपका थर्ड सिस्टम है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो नाम से जैसे है मॉडिफाइड, तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, दिस इज इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ सेंट्रल लीडर एंड ओपन सेंटर सिस्टम। जो आपके दोनों के दोनों जो सिस्टम हमने पहले पढ़े हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम एंड ओपन सेंटर सिस्टम, ये इन दोनों का क्या है, इंटरमीडिएट है। मतलब इसमें दोनों के क्वालिटीज क्या है,
मिलती हैं। सो एडवांटेज भी जो दोनों के हैं वो इसमें भी सेम है। देन द मेन स्टेम इज अलाउड टू ग्रो फॉर 4 to 5 years। इसमें क्या करते हैं, प्लांट को नहीं, मतलब जिसकी मेन स्टेम है स्पेशली उसको 4 से 5 साल तक ग्रो होने देते हैं, जितनी वो हाइट अटेन करता है। देन इट इज कट एट अ हाइट ऑफ 120 to 150 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो जब ग्राउंड लेवल है वहां से आपकी 120 या फिर 150 अराउंड 1 से 1.5 मीटर ऊपर आप इसे क्या करते हैं, हेडेड बैक कर देते हैं। Then on the main stem, जो आपकी मेन स्टेम है, the first shoot is selected at a height of 40 सेंटीमीटर। जबकि पहले शूट है जिसमें लोअर वाली शूट है वो आपकी 40 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। एंड 4 to 5 branches located at a distance of 15 to 20 सेंटीमीटर and placed all around the stem। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी 1 2 3 and 4 5 5 इसमें शूट दिख रही हैं, लेटरल जो आपके शूट्स हैं, तो वो आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दो शूट के बीच है। जो आपकी फर्स्ट है उसका जो सेकंड है उन दोनों के बीच में 15 to 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। देन इसके कैरेक्टर्स हैं। द प्लांट अटेन मॉडरेट हाइट, क्योंकि इसमें क्या आपने सेंट्रल और वो, क्योंकि आप इसमें मेन स्टेम को पहले 4 से 5 साल तक ग्रो होने दे रहे हैं तो एक अच्छी खासी हाइट अटेन कर रहा है। एंड क्योंकि अब उसने उसकी हेडिंग बैक भी कर दिया है तो ज्यादा भी हाइट अटेन नहीं कर रहा, तो इसकी जो हाइट है मॉडरेट होती है। मींस ओपन सेंटर से ज्यादा होगी बट सेंट्रल लीडर से कम होती है। देन ऑल ब्रांचेस रिसीव एम्पल लाइट, इसमें भी सेम ओपन सेंटर जैसा ही लाइट सभी ब्रांचेस में अच्छे से इंटरेक्ट होती है। देन सुटेबल फॉर ऑल रीजन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये सिस्टम आपका हर रीजन के लिए क्या है, सुटेबल है। इजीली कैरिंग, इसमें भी आपके कल्चरल ऑपरेशन क्या है, इजीली हो जाते हैं। देन डिफरेंस क्या है तीनों में, एक लास्ट एज एन कंक्लूजन इसको देख लेते हैं। तो आप तीनों में देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल लीडर है, ये आपका ओपन वास या फिर आपका जो ओपन सेंटर सिस्टम है, ये आपका मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है। तीनों में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाइट अटेन करेगा वो आपका सेंट्रल लीडर करेगा, मॉडिफाइड में थोड़ी मॉडरेट हाइट होती है और ओपन वाले में सबसे कम होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी लेटरल ब्रांचेस हैं वो आपकी इसमें ज्यादा ही ग्रो कर लेते हैं नीचे वाली, जबकि वो अनप्रोडक्टिव है, ऊपर वाले ही प्रोडक्टिव है। जबकि इन दोनों सिस्टम में आपका सारी की सारी ब्रांचेस क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है। इन दोनों में आपका कल्चरल ऑपरेशन इजीली आप कर सकते हैं, जबकि इसमें कल्चरल ऑपरेशन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि प्लांट क्या है एक रोबस्ट शेप बना लेता है। तो इसका क्या है, ये एडवांटेजेस है। और सबसे बढ़िया है आपका मॉडिफाइड, क्योंकि ये हर जगह के लिए क्या है, सुटेबल है। जबकि ओपन वाला आपका हाई एल्टीट्यूड के लिए सुटेबल नहीं है और सेंट्रल वाला आपका हाई एल्टीट्यूड एंड आपका हॉट एरिड रीजन्स के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स था ट्रेनिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के कुछ ट्रेनिंग सिस्टम है, अलग अलग क्रॉप्स के अलग टाइप के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।